नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हमला हुआ। उनके घर में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व पर एक टिप्पणी की थी, जिससे कई हिंदू संगठन नाराज थे। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है। उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती। ये आग कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद के घर में धधक रही है। ये आग उस गुस्से की आग के बाद धधकी है जो गुस्सा सलमान खुर्शीद की किताब से पनपा था। धर्म के नाम पर उठी सियासी चिंगारी ने सलमान खुर्शीद के घर को शोलों में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। घर में आगजनी की इन तस्वीरों को सलमान खुर्शीद ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर सवाल किया कि क्या अब भी मैं गलत हूँ कि ऐसी हरकत हिंदू धर्म की नहीं हो सकती। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, हिंदू धर्म ये नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं। आज दिखा दिया तो मेरी बात तो साबित हो गई ना। नैनीताल में खुर्शीद के घर पर हुए हमले के बाद हिंदू बनाम हिंदुत्व वाला विवाद फिर केंद्र में आ गया है। इस विवाद की शुरुआत भी सलमान खुर्शीद की ही किताब से हुई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। और ऐसी तुलना के बाद खुर्शीद समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। हंगामा बढ़ने के बाद खुर्शीद ने सफाई भी दी। किताब में हिंदू मुस्लिम एकता की दलील भी दी थी, लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी थी। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। खुर्शीद बीजेपी के निशाने पर आए तो राहुल गांधी भी उनके बचाव में उतर आए। तर्क वही दिया कि हिंदू और हिंदुत्व एक नहीं है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। धर्म की अपनी अपनी व्याख्या का विश्लेषण तो अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। विवादों का दायरा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं, जाति को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है और हर किसी की राय, समझ और ज्ञान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रविवार को मौर्य समाज के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को लेकर गलती की। चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। साफ है कि हर दल, हर नेता की कोशिश है कि धर्म जाति के समीकरण को साध कर अपनी जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए। लेकिन अगर संभावनाओं की सियासत यूं आग बनकर भड़केगी तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जाएगा। आज तक ब्यूरो। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना के दौरान लगी इस लत से भारतीयों के दिन का करीब 20% समय मोबाइल के साथ गुजरता है। गेमिंग ऐप डाउनलोड करने में तो यहां के लोग पहले नंबर पर हैं, जो गेमिंग कंपनियों के कारोबार को बढ़ाने में बड़ी भागीदारी करते हैं। कोरोना काल में दुनिया ऑनलाइन हुई और मोबाइल का जमकर इस्तेमाल होने लगा है।
साथ ही सुविधा और सहूलियत के चलते इसकी लत लगना भी लाजमी है। लेकिन स्मार्टफोन की इस आदत के गुलाम होने वाले देशों के लोगों में भारत का नंबर भी टॉप 5 में है। दरअसल मोबाइल ऐप एनालिस्ट कंपनी ऐप एनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा वक्त बिताने के मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोजाना 5.5 घंटे के साथ इंडोनेशिया पहले नंबर पर, 5.4 घंटे के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर, 5 घंटे के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर, 4.8 घंटे के साथ भारत चौथे नंबर पर और 4.8 घंटे के साथ ही मैक्सिको 5वें नंबर पर है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय मोबाइल यूजर्स हर दिन अपने 24 घंटे में से करीब 20% वक्त मोबाइल पर बिता रहे हैं, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में भारतीयों का मोबाइल पर बिताया जाने वाला औसतन समय 4 घंटे का था। भारत में जो ऐप सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनमें गेमिंग ऐप सबसे ऊपर हैं। भारत मोबाइल गेमिंग के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर एक 5वां मोबाइल गेम ऐप भारत में ही डाउनलोड होता है। इसके अलावा फिटनेस और क्रिप्टो ऐप्स भी भारत में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मोबाइल पर सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद बाकी देशों में जापानी स्मार्टफोन पर 4.8 घंटे रोजाना बिताते हैं, कनाडा के लोग 4.4 घंटे, रूस के लोग 4.3 घंटे, अमेरिका के लोग 4.2 घंटे और तुर्की के लोग भी स्मार्टफोन पर रोजाना 4.2 घंटे बिताते हैं। ऐप एनी ने 2021 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी की है। भारत में कुल ऐप्स की डाउनलोडिंग में भी 28% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डाउनलोड हुए कुल ऐप्स की संख्या 24,000 करोड़ पहुंच गई है। आदित्य के राणा, आज तक। कोरोना काल ने एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस सेक्टर को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई देर सबेर हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर हुए असर को दूर करना मुश्किल है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि इंटरनेट की कमी से लाखों बच्चों का स्कूल हमेशा के लिए छूटने का खतरा बढ़ गया है। कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई तो आने वाले समय में हो जाएगी। सेहत पर पड़ा असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन कई मामले फिर भी ऐसे रह जाएंगे जहां से कोरोना का कहर शायद कभी नहीं मिट पाएगा। इनमें सबसे बड़ा जख्म तो कोरोना से खोने वालों का रहेगा। इसके अलावा एक बड़ी समस्या बच्चों की पढ़ाई पर भी कोरोना की वजह से आ खड़ी हुई है। दरअसल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक स्टडी में कोरोना से बच्चों की पढ़ाई पर हुए नुकसान को लेकर बड़े खतरों का जिक्र किया गया है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में 60% से ज्यादा बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रिमोट विकल्प पर चल रहे स्कूलों और शिक्षा के इस वैकल्पिक सिस्टम को बड़ा धक्का लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक 60% स्कूली बच्चे वर्चुअल क्लासेस को केवल इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है। कोरोना के चलते करीब 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। इन स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस की जा रही हैं, लेकिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की इस रिपोर्ट ने ऑनलाइन पढ़ाई की कलई खोल कर रख दी है। लेकिन जिन बच्चों के इंटरनेट तक पहुंच है, उनके लिए भी हालात आसान नहीं है। एक दूसरी स्टडी में दावा किया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में भी आधे से ज्यादा अभिभावकों ने इंटरनेट सिग्नल और स्पीड को लेकर शिकायत की है। इसके अलावा मोबाइल डेटा को लेकर भारी भरकम खर्चा भी उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महज 20% बच्चे ही महामारी के दौर में पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। इनमें से भी केवल आधे बच्चे ही लाइव क्लास में जुड़ पा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेट की समस्या की वजह से करीब 38% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। सर्वे में कहा गया है कि 38% पेरेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाई का सही तरीका नहीं है। इसमें बच्चा उस तरह से पढ़ और समझ नहीं रहा जैसा कि ऑफलाइन क्लास में होता है। आदित्य के राणा, आज तक। आज यूपी को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है। कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए पीएम मोदी C-130 हरक्यूलिस प्लेन से पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। उसी समय पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 3:30 बजे के करीब एयरफोर्स के विमानों का एक्सप्रेसवे पर एयर शो भी होगा। एयर शो के दौरान
फाइटर जेट का एक्सप्रेसवे पर टच डाउन होगा। तो आज सभी की निगाहें यहां टिकी है। C-130 हरक्यूलिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर में एक्सप्रेसवे लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और एयर शो भी होगा। इस दौरान एयर शो के दौरान फाइटर जेट का एक्सप्रेसवे पर टच डाउन होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसी समय पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पूर्वांचल में मोदी का बड़ा चुनावी दांव। विकास और राष्ट्रवाद की पिक्चर दिखेगी। $105 मिनट से बदलेंगी पूर्वांचल की हवा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज की तारीख बहुत खास होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। आज नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच रहे हैं। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मोदी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल क्यों आ रहे हैं, इसका ट्रेलर आप एक्सप्रेसवे पर रिहर्सल करते लड़ाकू विमान की गर्जना से समझ सकते हैं। हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने, उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की वायुसेना को नई शक्ति देने वाला भी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल आज दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरक्यूलिस पर सवार होकर पहुंचेंगे। सुपर हरक्यूलिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक संबोधन होगा। 45 मिनट के एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट अपना पराक्रम दिखाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जैगवार और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच करते हुए फिर उड़ान भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट विमान अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल हैं, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जैगवार का दम दिखेगा। पूर्वांचल हाईवे पर सुल्तानपुर जिले के पास एयर स्ट्रिप बना है। इसी जगह पर युद्धक विमान अपना करतब दिखाएंगे। 3.2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे जिस पर की अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन
36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल के लिए इस एक्सप्रेसवे को योगी गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ आपको ये समझना है कि एक एक्सप्रेसवे से योगी सरकार ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। महज 36 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इससे कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहाँ पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई, ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आए। तो एंड टू एंड प्लानिंग की जा रही है हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर तब दिखेंगी जब पूर्वांचल को एक साथ 2 सौगात मिलेगा। पहला एक्सप्रेसवे की रफ्तार और दूसरा रनवे पर भारत की शौर्य गाथा। आलोक श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं और इससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाएंगे। और कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। रैलियां, भाषण, दौरे सब हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चुनावी पिच पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर आ गए हैं और उन्होंने मुगलों की तारीफ में ऐसी सलामी दी है कि बड़े बड़े इतिहासकार दंग रह गए। मुगलिया सल्तनत के दरबारी भी शहंशाह की क्या ही तारीफ करते होंगे जितना मणिशंकर अय्यर ने मुगलिया सल्तनत की कर दी। वो कभी अपने घर वापस नहीं गए और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। बाबर आज जिंदा होता तो मणिशंकर को हीरे जवाहरात से लाद देता। औरंगजेब ये कसीदे सुन रहा होता तो अपने सिंहासन से खड़ा होकर तालियां बजाता और मणिशंकर को गले लगा लेता, कहता कि मांग लो जो चाहिए। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए। मणिशंकर की बातों से लगता है कि कितने मासूम थे मुगल, भोले थे, नहीं जानते थे कि जो तलवार लेकर वो यहाँ आए थे उससे मारो तो कत्ल हो जाता है। वो नहीं जानते थे कि भारतीयों के घरों में जो जवाहरात रखे होते थे उन्हें जबरदस्ती छीनना लूट होती है। सिर्फ मुगल ही नहीं, मणिशंकर के किस्सों में मोहम्मद गौरी का भी बड़ा ऊंचा स्थान है। मणिशंकर अय्यर अगर उस जमाने में होते तो सल्तनत काल के सुल्तानों से लेकर मुगलों तक हर दौर में आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त कर दिए गए होते। बाबर जो थे
जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है, वो इस देश के थे। और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहां रहने की इजाजत ही नहीं है कि आप कैसे आए हो यहां, कि आपने हमारा गला काटा है, ये कैसे सच हो सकता है? जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनके प्रति ऐसा आदर देखकर सभी दंग हैं। मणिशंकर अय्यर अलग अलग एंगल से मुगलों की तारीफ करते हैं और मौका लगाकर मुगल शासकों को डिस्काउंट भी दे देते हैं। मणिशंकर अय्यर के मुगलई किस्सों में मुगल शासकों के मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मुगलों के मन की बात वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल, और उनको ये भारत पसंद नहीं आया। कहते थे कि यहां तरबूज नहीं मिलते हैं, यहां आइस नहीं मिलता है, तो ये क्या किस्म की देश है। लेकिन तब भी उन्होंने तय कर लिया था कि अब तो हम पहुंच गए हैं और अब हमें अपना साम्राज्य चलाना है। तो वो जानते थे कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहां के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। आक्रमणकारियों को मासूम और अत्याचार को मासूमियत बताने वाला ये इतिहास का नया डिजाइन है, जिसका आविष्कार मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। हालांकि इतिहासकारों को मणिशंकर के इतिहास का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जिन शासकों की तलवारों पर लाखों लोगों का खून लगा हो, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत का निर्माण नहीं अपने स्वार्थ की पूर्ति और देश की संपदा की लूट रही हो, उनका शासन आदर्श कैसे हो सकता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर धुन के पक्के हैं। उन्होंने एक बार मुगलों को अपना मान लिया तो मान लिया। अकबर वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड, और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए, हमने कभी नहीं कहा। क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वॉल्यूम 9 में इतिहासकार एम.एल. चौधरी लिखते हैं कि अकबर के कार्यकाल के दौरान सन 1572 में कांगड़ा में कई मंदिर तोड़े गए। बनारस के एक मंदिर को तोड़कर मदरसे में बदल दिया गया। गुजरात में जैन धर्म में पूजनीय मूर्तियों को तोड़ा गया। जबकि मणिशंकर अय्यर का कहना है कि अकबर उनका अपना था और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि उनके ऑफिस वाली अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। मुमकिन है कि मुगलई व्यवस्था के फैन मणिशंकर अय्यर इनकार कर दें, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में मुगल हमलावर मूल रूप से लूट के इरादे से ही आए थे, गुलाब का फूल लेकर नहीं। और मुगल काल में हिंदू अनुयायियों को तलवार के दम पर या दूसरे तरीकों से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उनके साथ भेदभाव हुए। मुगल काल में हिंदू धर्म को मानने वाले मुगल शासन के रहम करम पर थे। हिंदुओं को अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने की आजादी थी, लेकिन वो एक टैक्स देने पर ही ये मिलती थी, जिसे जजिया कहा जाता था। हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के भी अनुयायियों को भी अपने अपने पूजा घर बनाने की अनुमति नहीं थी। औरंगजेब के दौर में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किए गए, और जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा तब हिंदुओं ने इसका विरोध किया। इसके बदले में 1665 में हिंदुओं की मान्यताओं को कुचलने का एक और प्रयास होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर पाबंदी लगाकर भी किया गया। यही नहीं, 1694 में हिंदुओं पर यमुना के किनारे अंतिम संस्कार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
किसी भी हिंदू को मुस्लिम जैसे कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी ताकि गैर मुस्लिमों की आसानी से पहचान हो सके, और ये भी मुगल सल्तनत का ही आदेश था। मुगलों की तारीफ एक ऐसे वक्त में की गई है जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। मणिशंकर अय्यर भी कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो चुनावों के आसपास विवादित मुद्दों के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। इस बार उन्होंने मुगलों की शान में जो कसीदे पढ़े हैं उनका भी दूरगामी असर देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो।